नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। चुनावी माहौल, मुद्दे हजार हैं, दावे बहुत हो रहे हैं और वादे भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए उन मुद्दों की जिस पे राजनीतिक दल का ध्यान नहीं जा रहा, तो उसमें से एक है ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके लिए हालांकि लोकसभा चुनाव अपने 7वें पड़ाव पे आ चुका है, अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदान होना है। इस बीच रैलियां भी बहुत हुई, प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन अगर बात नहीं हुई, यानी कि इस चुनावी शोर के बीच कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा दबा रह गया। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या राजनीतिक दल ओपीएस को बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे या इस चुनाव में मुद्दा नहीं मान रहे। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय कुमार बंधु जी, प्रदेश अध्यक्ष अटेवा, अशोक कुमार जी, महामंत्री राज्य करीय नर्सेज संघ यूपी, अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं विजय जी से लेना चाहूंगी। विजय जी, अगर बात करें ओपीएस की, तो क्या राजनीतिक दल इस चुनाव में से बड़ा मुद्दा नहीं मान रही है? देखिए, राजनीतिक दल मान रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि नहीं मान रहे हैं। हाँ, उसमें जो सत्तारूढ़ दल है वो नहीं मान रहा है कि ये कोई मुद्दा है, लेकिन बाकी तमाम विपक्षी दल, विपक्षी के तमाम बड़े नेता लगातार बोल रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, रैलियों में, आम सभाओं में बोल रहे हैं लगातार। तो ऐसा नहीं कि नहीं मुद्दा नहीं बड़ा है या राजनेता राजनीतिक दल इसको ले नहीं रहे हैं। दरअसल जो सत्तारूढ़ दल है वो भी इस बात को लेकर चिंतित है, टेंशन में है। वो शो नहीं करना चाहता कि बड़ा मुद्दा है। जबकि आप चाहे पिछले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देख लें, चाहे आप तमाम राज्यों के और विधानसभा चुनाव देख लें, उसमें शिक्षकों कर्मचारियों ने इस मुद्दे के प्रति अपना समर्पण, अपना त्याग और अपनी यूनिटी दिखाई है, और उसका परिणाम भी आपके पोस्टर बैलेट में दिखाई पड़ा है। अब की चालाकी से पोस्टर बैलेट का असर लोगों पर ना पहुंच पाए, लोगों तक ना पहुंच पाए, तो निर्वाचन आयोग ने एक और तरीका निकाल लिया। ईडीसी उसमें चालू कर दिया। ईडीसी कर दिया कि अब बहुत सारे कर्मचारियों का वोट ईवीएम में जाएगा, जिसका मतलब जो कर्मचारियों का विरोध या अपने मुद्दे के प्रति उनका समर्थन था वो दिखाई ना पड़े लोगों को। इसलिए अगर अगर प्रेशर न होता, दबाव न होता, ये निर्णय क्यों आता? अगर प्रेशर न होता तो इस पर चाहे झूठी सही कमेटी उन्होंने बनाया। अगर प्रेशर न होता तो राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 45 मिनट का भाषण दिया इस पर, जबकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी मुद्दों में बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने सदन के अंदर बोला। तो ये कोई कह दे कि मुद्दा बड़ा नहीं है, मुद्दा लोग जानते नहीं। 1 अक्टूबर की रैली भारत नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। कैसे मान ले कि नहीं होता है? हाँ, कभी-कभी होता है क्या, लोग मानते हुए छिपाना चाहते हैं, लोग जानते हुए उसको बात नहीं करना चाहते हैं, और इसमें सत्तारूढ़ दल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन कोई खैरात हम नहीं मांग रहे हैं या कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। ये ऑलरेडी जब से देश आजाद हुआ है, ये देश में जब हमारे पास अनाज नहीं था तब पुरानी पेंशन दी गई, और बड़ी-बड़ी बातें कोरोना काल में किया गया। प्रधानमंत्री ने बड़े-बड़े भाषण दिए। कोरोना काल में हमारे देश को, प्रदेश को किसने बचाया? सरकारी कर्मचारियों ने बचाया। आज जब उनको अपने हित, उनके हक देने की बात आई तो आप चुप्पी साध गए हैं। तो ये मुद्दा बड़ा है, गंभीर है। 1 करोड़ से ज्यादा के लोग इस पे एनपीएस में हैं, और उनके अगर हम 5 लोगों जोड़ लें तो 5 करोड़ से सीधा जुड़ा मुद्दा है। कैसे छोटा हो सकता है? कैसे भुलाया जा सकता है? ये हम मानने को तैयार नहीं है, और उसका असर भी इस लोकसभा में दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। बस इतनी चालाकी किया गया कि पोस्टर बैनर का जो दबाव था उसको ईडीसी में ला करके दबाव कम लोगों तक पहुंच पाए, ये व्यवस्था की गई। और एक जानकारी और दे, बड़ी दुख के साथ कह रहा हूं, हम लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम सब खुद चाहते हैं कि एक-एक वोट पड़े, हर मतदाता अपना वोट डाले, इसकी अपील भी करते हैं, लगातार मेहनत भी करते हैं, और निर्वाचन आयोग भी चाहता है, राजनेता और राजनीतिक दल भी चाहता है कि एक वोट पड़े। लेकिन शिक्षकों कर्मचारियों के बीच जो वोट होता है उसको रुकावटें डाली गई कई जिलों से। जैसे कुशीनगर की मैं बात कर लूं, मैं तमाम सारे जिलों में बात कर लूं जहां पर या तो पोस्टर बैलेट कर दिया गया, या ईडीसी कर दिया गया, या एक में एक बता दिया गया। मतलब एक-एक कर्मचारी, जहां नागरिक का वोट हम चाहते पड़े लेकिन कर्मचारी का वोट ना पड़े।
इस तरह की भी रिकॉर्डें डाली गई इस चुनाव के दौर में। मैंने इस बात को निर्वाचन आयोग से भी कई बार कहा, लिखा भी, लेकिन निर्वाचन आयोग भी पता नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो इतना बड़ा संस्था दुनिया के बड़े लोकतंत्र को लीड करता है, उस पर जनता का विश्वास टूटा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है, इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है, अशोक जी का रुख करते हैं। अशोक जी, आखिर ओल्ड पेंशन को लागू करने में परेशानी क्या है? क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? अब सरकार की मंशा है ऐसी कि नहीं लागू करना, जबकि सरकार को नुकसान है इसमें। अभी आपने कानपुर में देखा होगा, एनपीएस का पैसा का बहुत बड़ा घोटाला कई करोड़ का हुआ, और इसमें तो केवल साफ साफ ये नजर आता है कि सरकार की नीयत नहीं है। क्योंकि ये सरकार तो एक ही यही कर्मचारियों का पेंशन के मुद्दे पे इतना ज्यादा पैसा, 14% जो हम तनख्वाह पाते हैं उसका 14% सरकार खुद देती है। वो जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, जिनमें शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। तो वो 14% प्लस 10% हमारा, दोनों 24% पैसा हर महीने, ये करोड़ों अरबों का पैसा है जो हर महीने पूरे 1 करोड़ कर्मचारियों का देश का लग रहा है एनपीएस में। वो पैसा सरकार के खजाने में रहता, तो वो सरकार उस पर तमाम तरह के कार्य करती है। हम लोग मानिए 25 से 30 साल नौकरी करते हैं, तो 30 साल तक वो सरकार के खजाने में पैसा रहता, तो वो ज्यादा बेहतर था। पता नहीं क्यों इसको नहीं मानती है। अगर मान लो इतना अच्छा था तो अपने ये लोग क्यों पहले नहीं लिए? पहले तो हर अच्छी चीज माननीय लोग लेते हैं, चाहे जहाज में हो वो बिजनेस क्लास में चलेंगे, ट्रेन में होगा एसी फर्स्ट में चलेंगे। तो जब सब अच्छी चीज आप लेते हो तो सब बढ़िया था, तो हम लोग को क्यों पहले उस पर ट्रायल करने लगे? तो ये सरकार की नीति है, टोटल कर्मचारी संवर्ग को खत्म करना और सब जगह प्राइवेटाइजेशन घुसण देना। इस नाते ये सरकार अपनी मंशा नहीं क्लियर कर रही है। हाँ, इस समय कुछ राजनीतिक पार्टियां हम लोग को बोली हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तुरंत हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और कुछ 5 स्टेटों में विजय बंधु जी की जो टीम है पूरे देश में, एनएमओपीएस, उसके सहारे से 5 प्रदेशों में हमें ओपीएस मिला भी है। और हम लोग को विश्वास है अगर सत्ता में वो लोग आएंगे तो हमको पुरानी पेंशन बहाल होगी। चलिए ठीक है अशोक जी, फिर रुक करेंगे आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम जी भी जुड़ चुके हैं, तो अनुपम जी से सवाल ले लेते हैं। अनुपम जी, अगर बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो कहीं ना कहीं दावे और वादे तो हजार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा दबता हुआ नजर आ रहा है चुनावी शोर में। सभा देखिए, आप पंजाब का उदाहरण लीजिए। 18 नवंबर 2018 को उन्होंने कहा था हम इसको ओपीएस लागू कर देंगे, अब तक लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कह भी दिया हमने लागू कर दिया, लेकिन किया नहीं। अभी पंजाब में क्या है कि लोग अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के। साहब आपने कहा था, आपने किया नहीं। कांग्रेस इतना बड़ा मैनिफेस्टो जारी करती है, बच्चों की बात करती है, जवानों की बात करती है, सरकारी नौकरों की बात करती है, किसानों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को सिरे से पी जाती है। बल्कि जब उनसे एक सवाल होता है, उसमें जब वो मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं तो एक सवाल होता है जयराम रमेश से कि साहब आपने इतना बड़ा मैनिफेस्टो लॉन्च किया और ओल्ड पेंशन स्कीम का आपने इसमें जिक्र तक नहीं किया। तो वो कहते हैं मैनिफेस्टो में नहीं, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। अभी तो अजीब सी बात है कि आपके दिल और दिमाग को कौन पढ़ेगा। आप एक बात समझें, अभी जो अशोक जी कह रहे थे निजीकरण और ऑल दैट, तो आप समझें समाजवाद का जो मॉडल हम लेके चले थे उसने हमको मात्र 40 साल में सभा दिवालिया कर दिया। 1947 में हम आजाद हुए और 1989-90 में हम दिवालिया हो गए, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को हमारे देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद 1991 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की आती है तो वो एकदम यू टर्न लेते हैं और समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आ जाते हैं। नरसिम्हा राव के बाद कितने ढेर सारे प्रधानमंत्री हुए, राव साहब हुए, गुजराल हुए, देवगौड़ा हुए, अटल बिहारी हुए, मनमोहन सिंह हुए, नरेंद्र मोदी हुए, लेकिन किसी ने भी पूंजीवाद के इस पहिए को रोकने की या वापस घुमाने की न कोशिश की और न ये संभव है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी राहुल गांधी से पूछा गया कि वो तमाम फैक्ट्रीज, वो तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनका निजीकरण हो गया है, क्या आप उनको वापस सरकारी कंट्रोल में ले आएंगे? उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। आप समझ लें, एक बार ये पूंजीवाद पे आप चल निकले हैं तो इसमें आप वापस समाजवाद पे नहीं जा सकते। मैं फिर से दोहरा दूं,
मात्र 40 साल में आप दिवालिया हो गए थे। पूंजीवाद के अलावा कोई और तरीका नहीं है। आज जो हमने एक 3D मॉडल रॉकेट छोड़ा है, वो आप देखिए उसमें महिंद्रा का पैसा लगा है। पहली बात, हमारे यहाँ निजी सेक्टर स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गया और एक इतिहास क्रिएट कर दिया हमने 3D रॉकेट छोड़कर। तो निजीकरण पूरी दुनिया में चल रहा है। हमको वेनेजुएला नहीं बनना है, हमको दिवालिया नहीं बना है। तो आप वेनेजुएला की हालत देख लें, जो भी इस समय समाजवाद के रास्ते पे चल रहा है, उनकी हालत आप देख लें। मैं मानता हूं, एक आखिरी बात मेरी सभा, मैं मानता हूं कि सरकारी नौकर जब 30 साल 35 साल नौकरी करता है तो उसको पेंशन का एक बड़ा भरोसा होता है। जब वो आदमी नहीं रहता तो उसकी पत्नी को पैसे मिलते हैं, आधी पेंशन मिलती है, वो एक सोशल सिक्योरिटी होती है। उसको न्यू पेंशन स्कीम से कवर करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटी सी बात कि अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि आप पेंशन लेके देश को दिवालिया करेंगे या फिर आप एक पूंजीवादी देश में खुद अपने दम पे कुछ कमाएंगे। चॉइस बहुत क्लियर है सभा। मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने दो रास्ते। जी विजय जी। अनुपम मिश्रा सर की बात मैंने सुना, एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन मैं दो आपत्तियां विनम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। पहली बात तो जो आपने कहा कि समाजवाद आने से ये दिवालिया हो गया। जब कोई नीति लागू ही नहीं की गई तो उसके लाभ हानि का कोई विषय नहीं होता। पहली बात तो इस देश में लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट लिखा, क्यों लिखा? लिख देता पूंजीवाद व्यवस्था होती। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर निजीकरण से होता तो मैं मिश्रा साहब को बड़ी अदब के साथ पूछना चाहता हूं, जब ये कोरोना काल अभी बहुत दिन नहीं बीता है, हम सब उस कोरोना काल में थे, आप थोड़ी सी बताएं कि क्या उस समय इसी लखनऊ के तमाम डीएम ने पत्र लिखा, एक भी संस्थान प्राइवेट के खुले नहीं, कैसे आप लोक कल्याण की बात करेंगे? उस समय सरकारी सेक्टर न होता, मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, अगर सरकारी सेक्टर न होता तो आज जो स्थिति इस देश की है उसे कई गुना बुरे हाल होते। लोगों ने थे वही स्वास्थ्यकर्मी, वही नर्स, वही डॉक्टर उनकी सेवाएं दिए, या दुर्भाग्य हो गया तो उनको घाटों तक ले जाने का, उस शमशान तक ले जाने का काम किए। आप इग्नोर कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। और आपका एक नजरिया हो सकता है, लेकिन ये बात पूरे देश पर लागू हो सकती है, ये वो जरूरी नहीं है। और रही बात निजीकरण का, तो निजीकरण का नुकसान हम सब ने देखा है। जीरो से जियो में जियो में हमने जीरो से शुरू किया और कहां आज जियो ले जा खड़ा कर दिया है। आप भी अच्छी तरीके वाकिफ हैं और लोग भी वाकिफ होंगे। आज भी गरीब आदमी जब 1 रुपए में पर्चा बनाता है सरकारी अस्पताल में, तो उसको भी जीने का हक मिलता है, उसको भी दवाइयां और इलाज मिलती है। ये उसी सेक्टर की बात है जिस सेक्टर को इग्नोर किया जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता से, पेंशन की बात है तो कभी भी देश के शास्त्री हो, बड़े बड़े पत्रकार हो, कभी भी राजनेताओं के सुख सुविधाओं और उनके पेंशन पे कोई सवाल नहीं उठाया। एक भी व्यक्ति हमको नहीं मिला जो सवाल उठाया हो। और एक पेंशन नहीं लेते हैं, 4-4 पेंशन लेते हैं। विधायक अलग लेते हैं, एमएलसी का अलग लेते हैं, राज्यसभा का अलग लेते हैं। उनकी सुख सुविधाओं पर कटौती नहीं होगी, उससे देश आगे बढ़ेगा। देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलेगी, देश दिवालिया हो जाएगा। ये कौन सा नजरिया है? नहीं, अब विजय भाई मैं आपकी बात का छोटा सा जवाब दे दूं। मैं आपकी बात से ऐसा नहीं है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। और हकीकत ये कि आज भी चाहे मनरेगा हो, चाहे मुफ्त अनाज हो, चाहे ये आयुष्मान योजना हो, ये सब की सब आपकी समाजवादी योजनाएं हैं और चल भी रही हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि पूरी दुनिया कहाँ जा रही है। इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, एक वैश्विक गांव बन चुका है। अब मुझे कंप्लीट कर लें दे विजय भाई, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? जो भी समाजवाद के रास्ते पे चल रहे थे, सबके सब दिवाली। अब आप देखें चीन जैसा देश, चीन से बड़ा कोई आज की तारीख में कम्युनिस्ट गढ़ नहीं बचा। वो पूरी तरह पूंजीवादी हो चुका है, पूरी तरह पूंजीवाद के रास्ते पर है। आपने देखा है ये पूंजीवाद में उसने अमेरिका को मात दे दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं समाजवादी योजनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपने हमसे अभी कहा ना कि उसमें वेलफेयर स्टेट क्यों लिखा गया, हाँ बिल्कुल लिखा गया वेलफेयर स्टेट, लेकिन वेलफेयर स्टेट के नाम पे जो हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई, और जिस तरह हमने जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, रेलवे से लेके दूरसंचार से लेके जो कुछ भी बनाया हमने, उसको हमने नौकरी देने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। हमने उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया। हमने उससे कुछ बनाने के लिए, उससे कुछ बेहतर करने के लिए नहीं, उसको नौकरी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। और एक बात समझ ले विजय भाई, आप भी जान ले सभा, दुनिया के इतिहास है कि समाजवाद और वामपंथ तो फ्लॉप हुआ है, पर अभी तक
पूंजीवाद का पहिया कहीं उल्टा नहीं घूमा है। सर एक मिनट आप साथ जोड़ना चाहता हूं सर। मैं पूंजीवाद का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात को समझिए। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन, ये ऐसे विषय होते हैं जहां पर पूरी तरह से सरकारीकरण होना चाहिए। अब जैसे पूरी तरह से नहीं हो सकता। आप शिक्षा देख लीजिए, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी है। आप स्वास्थ्य देख लीजिए, सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है। मतलब आप देखिए ना, दोनों सेक्टर है। मैं बता रहा हूं, मैं सेक्टर बता रहा हूं। अगर लोहिया अस्पताल में, अगर बलरामपुर अस्पताल में, अगर केजीएमयू में 200 लोगों की जरूरत है और 80 लोग आप वहां रखे हैं, तो 80 लोगों से आप 200 लोगों की उम्मीद ना करें। इस बात को भी ध्यान रखें। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, अगर वहां पर भीड़ बढ़ रही है तो आपको अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। आप कटौती कर रहे हैं, कर्मचारी में कटौती कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जैसे रेल विभाग है, चलो रेल को एक हमारे पूंजी पैसे, हमारे टैक्स के पैसे का रेल होता है, स्टेशन होता है, ट्रेन होती है, उसको आप किसी और उद्योगपति दे दो जहां इस देश में ट्रेन नहीं है। विजय भाई आपको मालूम है, आपको एक छोटी बात जोड़ देता, बताइए, छोटी सी बात जोड़ रहा हूं आपके पूरा जो निजीकरण कमीशन है, जिसका नाम डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है, वो बना कब था? वो देवगौड़ा जी ने बनाया था, और जिस कमेटी ने बनाया था उस कमेटी में समाजवाद के पुरोधा माननीय मुलायम सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने निजीकरण कमीशन बनाया था। मैं बताना चाहता हूं, देखिए देवगौड़ा ने बनाया या मुलायम सिंह थे, हमारा विषय पॉलिटिकल नहीं। हम एक आम नागरिक के नाते आप जो सवाल हो रहा है वो बता रहा हूं। उन्होंने बनाया तो भी गलत किया। मैं ये थोड़ा कहता हूं मैं पार्टियों को कोई प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं कोई भी है। मैं जोड़ना चाहता था, अगर इस देश में ट्रेनें नहीं है, जहां पर रेल लाइन नहीं है, दे दीजिए अडानी जी को, रेल लाइन बिछाएं, डिब्बे बिछाएं, स्टेशन बनाएं, फिर पूंजी कमाएं। वहां नहीं, जहां बनाया हमारे टैक्स के पैसे का है उसको दे दीजिए, फिर पूंजीवाद की जय जयकार होगी। क्यों भाई? बहुत सारे देश में रेल विभाग भी नहीं पहुंच पाया, वहां दीजिए ना, क्यों नहीं देते? एक भी ट्रेन, एक भी स्टेशन बनाया हो, एक भी रेल लाइन बिछाई गई हो, आप बताइए। आपने गुजरात में अडानी की रेल लाइन देखी है? आपने गुजरात में अडानी की मोटो रेल लाइन देखी है? जहां कोई रेल लाइन नहीं थी वहां उसने रेल लाइन बिछाई, जहां कोई पोर्ट नहीं था वहां पोर्ट बनाया। मैंने ये भी देखा कि बीएसएनएल के हजारों टावर को जियो को दे दिया गया, ये भी हमने भी देखा है, इसी देश में देखा। एक भी टावर नहीं है, और हमारे पैसे का, हमारे टैक्स के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का वो टावर बना, आपने सपोर्ट कर दिया। बस फिर सब कुछ करिए, गलत बयानी मत करिए। बीएसएनएल के टावर्स को बीएसएनएल के टावर्स को जियो को नहीं दिया गया है। बीएसएनएल के टावर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जियो को रेंट आउट किया गया है। उसमें जियो के ट्रांसपोंडर्स देखे, उनको रेंट आउट किया गया है सरकारी सुविधाओं को। उससे जियो भी काम कर रहा है, उससे बीएसएनएल भी काम कर रहा है। और बीएसएनएल को 3G और उनको 5G। और अगर पूंजीवाद इतना आपने गलत बात मत कही है। बीएसएनएल के टावर्स को जियो को नहीं बेचा गया। मैं कह रहा हूं, अगर जियो इतना पूंजीवाद विकसित कर रहा है तो अपना टावर खड़ा कर ले। बीएसएनएल को क्यों यूज कर रहा है? क्यों यूज कर रहा है? किराए पे लिया है, किराए मेरे आपको पैसे दे रहा है। मैं कह रहा हूं, दे रहा है, किराया दे रहा है, किराया दे रहा है जियो। जब पूंजीवाद इतना प्रबल है, तो अपना खड़ा कर ले। हमारे टैक्स से पैसे का क्यों यूज हो रहा है? जियो के अपने टावर्स भी उतने ही हैं जितने किराए पे हैं। आज नहीं तो कल वो आपके टावर्स छोड़ देंगे और तब आपको किराए की कमी खलेगी। छोड़ नहीं देंगे, पूरा हैंड ओवर कर लेंगे। ठीक है अनुपम जी, जैसा कि बात करें अगर कांग्रेस की, तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के वक्त कांग्रेस ओपीएस का मुद्दा बड़ा उठा रही है, फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्यों चुप है? क्या लग रहा है? सभा उनको देखिए, अभी जब मैंने मुलायम सिंह वाली बात कही तो मेरा इरादा इसको राजनीति की तरफ ले जाना नहीं था, और विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ ये बताना था कि जो समाजवाद का सबसे ज्यादा परचम लहराते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या संभव है और क्या असंभव है। और इसका आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल दो देख ले। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल जीता ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे, और वही कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम लिखती तक नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, 18 नवंबर 2018 डेट तय कर दी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक लागू नहीं किया। बात इसकी नहीं कि अच्छा, देखिए अच्छा तो सभा ये होना चाहिए कि देश नहीं पूरी दुनिया में कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई बीमार ना रहे।
पर क्या ये संभव है? जो संभव है वही हो सकता है सभा, जो असंभव है वो असंभव। मैं सर देखिए, हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू है, वहां मिल रही है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू तो है, मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिया? मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, आपने कहा कि संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां एनपीएस लागू ही नहीं है, आज भी एजीडी पुरानी पेंशन पश्चिम बंगाल में चल रही है। पश्चिम बंगाल इस देश का सबसे गरीब देशों में आ चुका है, सबसे गरीब प्रदेशों में आ चुका है, ऐसा सच्चर आयोग की रिपोर्ट कहती है। मैं सर, अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट हो, भारत के सच्चर आयोग जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अगर अर्थ नहीं, क्योंकि आपको जानकारी ज्यादा होगी, मैं चाहता भी हूं कि आप मुझे बुलाएं। मैंने जो पढ़ा है, पश्चिम बंगाल भारत में छठा अर्थव्यवस्था का प्रदेश है, छठा। गुजरात उसके नीचे है, गुजरात उसके नीचे है। तो हमें अगर कोई अर्थव्यवस्था, उनकी पॉपुलेशन वाइज बात हो रही है भाई, आप इसे समझे। नहीं, मैं अगर कह रहा हूं ऐसा कोई तथ्य तो आप दीजिए। मैंने जो पढ़ा है, मैं जैसे जाना हूं, भारत में अशोक जी भी हमारे साथ है, उनको भी बोलने का मौका दे देते हैं, फिर आप लोग के पास आ जाएंगे। अशोक जी अनम्यूट कर लीजिए। अशोक जी म्यूट पे हैं आप। जी, मैं अनुपम सर को एक चीज बताना चाह रहा हूं। प्राइवेटाइजेशन जो कह रहे हैं कि अच्छी चीज है, हमारे बलरामपुर हॉस्पिटल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुपम सर, किडनी की डायलिसिस के लिए यूनिट लगी है प्राइवेट सेक्टर की। उस प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट का एक मरीज का डायलिसिस होता है एक दिन में, उसमें 1400 रुपए लगते हैं। सरकारी अस्पताल में वही डायलिसिस फ्री होती है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों की, और आम जनता के लिए मात्र 400 रुपए देने होते हैं। अब वो 1400 रुपए किसका पैसा है? हमारे आम नागरिकों का ही पैसा है। एक डायलिसिस पे 1400 रुपए प्राइवेट सेक्टर वाला ले जा रहा है। उसमें तारीफ की बात यह है, केवल मशीन उसकी है, बिल्डिंग मेरी, बिजली मेरा, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, डॉक्टर भी मेरे सरकारी, और 1400 रुपए वो ले रहा है। और हम अगर अपनी यूनिट में, बलरामपुर में दोनों है, सरकारी प्राइवेट, अगर हम अपने सरकारी में करते तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, और अगर बिलो पॉवर्टी से ऊपर का व्यक्ति है तो 400 रुपए फीस देता है। तो ये व्यवस्था में हम लूट रहे हैं सर, आम जनता लूट रही है प्राइवेट सेक्टर में जाने से, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह हम लोग को लूटा जा रहा है सर। अशोक जी, मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं कहा प्राइवेट सेक्टर अच्छा है या बुरा है। मैंने सिर्फ मजबूरियां गिनाई, और मजबूरी जब मैं गिनाता हूं तो मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूं कि राव साहब, मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी, नरेंद्र मोदी, अलग अलग गुट के, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग मतों के, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग आए, और कोई इस पहिए को वापस घुमाना कोशिश भी नहीं की। मैं सिर्फ सरकार की मजबूरियां गिना रहा हूं। 40 साल में वेलफेयर स्टेट के रूप में हम इस स्थिति में आ गए कि हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अच्छा बुरा बताने का मेरा कभी कोई तात्पर्य नहीं होता है, मैं सिर्फ तथ्यों को रखता हूं। अशोक भाई, अच्छा बुरा आप तय कर लें। और सर नहीं सर, हम लोग एक मिनट, इसी प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने, अभी उनकी माता जी बीमार थी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा से क्या साबित होगा विजय भाई? इन किस्सों से क्या साबित होगा? इस किस्से देखिए, आपकी इतिहास, आपका इतिहास पहले 40 साल और बाद के आप 37 साल मान लें, इन दो हिस्सों में 40 साल के, सुनिए ना, 1990 को रेफरेंस पॉइंट मान के आधा इतिहास पहले आदि के बाद का और आधा इतिहास बाद का है। पहले 40 साल में हमारी हालत ये थी कि हम जानवरों को खाने वाला अनाज बाहर से मंगाते थे। पहले 40 साल में हमारी हालत ये थी कि हम अपना कुछ सामान नहीं खरीद पाते थे। पहले 40 साल में हमारी हालत ये थी कि हमको एक बजाज स्कूटर चाहिए तो हमको 4 साल की वेटिंग होती थी, लाइसेंस राज था, पब्लिक सेक्टर्स आ गए थे, सब कुल मिलाकर हमारे पास चीजें ही नहीं थी। और बाद के 40 साल में आपका एकदम से मिडिल सेक्टर बूम आया, मिडिल क्लास बूम आया, आपकी इकोनॉमी बढ़ी, आप दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया। मैं नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं, सवाल ये मनमोहन सिंह का सब, और सबसे बड़ा योगदान, इसे किसी को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिवालिये देश को खींच के घुमा के वापस लाने का योगदान नरसिम्हा राव का था।
सर बहुत अच्छी बात। मैं आपकी धारा को थोड़ा जोड़ता हूं आगे। सर आपने कहा पहले 40 साल अगर देखे तो ये हमारा हालात था, आज हम हालात अच्छा हो रहा है। तो जब हालात बुरे थे तो ओल्ड पेंशन मिल रही थी, आज हालात अच्छे हो रहे हैं, हम तीसरी इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहे हैं। विजय भाई आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, पूरे देश में सरकारी नौकरी पाने वाले 5% लोग हैं, बाकी 95% का क्या होगा उनके बारे में सोचे। सरकारी देखिए, ओल्ड पेंशन उन्हीं को मिलेगी या न्यू पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो सरकारी नौकरी में हो। सरकारी नौकरी तब भी 5% लोग थे, अब तो और कम हो गए। अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बॉन्ड निकाले, मैं यहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ, जहां बैठा हूँ सामने पब्लिक सर्विस कमीशन है। आप सोचे 7 लाख या 6 लाख बच्चों ने भरा और नौकरी कितनी थी 384। 6 लाख बच्चों में 384। आप इसको हमेशा ऐसा होता रहा है। आप 5% लोगों से मत जज करें, इस देश में 95% लोग और हैं विजय भाई, 5% लोग सरकारी नौकर हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन अगर इतने फार्म भरे गए और इतने पद निकले तो बेरोजगारी का जो दर है वो सरकारों का काम है, वो इस देश के प्रधानमंत्री फिर घुमा दिया। इस देश में सरकारी नौकर 5% से ज्यादा कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे, कभी नहीं। उसके बाद कह रहा हूं रोजगार में रोकने जा रहा हूं क्या सरकार को? 30 लाख पद खाली, मैं तो कहता हूं भरो, हम क्या रोकने जा रहे हैं? भैया 140 करोड़ लोगों में 30,000 पद ऊंट के मुंह में जीरा भी। मेरी बात सुने, इस देश में सरकारी इस देश में अपने जब समाजवाद चरम पे था, सरकारी नौकर वही 5-7% थे, बाकी के 93 से 95% लोगों के बारे में क्या सोचा गया? इसका मतलब जो 1990 के दशक तक आधे से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, 90% गांवों में सड़क नहीं थी। अब किस दुनिया में हम जी रहे थे विजय भाई? या हो सकता है मेरी उम्र आपसे ज्यादा हो, मैंने ज्यादा देखा हो इसलिए, लेकिन आप सोच के देखें ना कि बात 5 से 7%। जब एक बात बस याद रखिए, जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं। जब आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो आप इस देश के 5, 7, 8% लोगों की बात करते हैं। इस देश में 95 से 92% लोग और रहते हैं, बस। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं, और हमने उनको रोजगार दे, मैं रोकने नहीं जा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं रोजगार दिए जाए, मैं तो चाहता हूं, मैं क्या यहाँ बात ओल्ड पेंशन स्कीम की हो रही है, बेरोजगारी की नहीं हो रही। यहाँ बात ओल्ड पेंशन स्कीम की हो रही है। मैं अब ओल्ड पेंशन पे आ रहा हूं। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाती। इस देश का राजनेता है, इससे कौन सहमत होगा? किसे कौन सहमत होगा? हमको तो नहीं लगता कोई सहमत होगा कि राजनेता पेंशन लेगा और अर्धसैनिक बल पेंशन नहीं लेगा। आखिरी बात है, सभा आपका प्रोग्राम छोटे टाइम के लिए होता है, मैं कल खत्म हो रहा। इस बारे में बहुत बात होती है कि पॉलिटिशियंस को पेंशन मिल रही, सरकारी नौकरों को नहीं। एक बात सुन लें, एक छोटी सी बात सुन लें, मैं इसको जोड़ दूं। एक आदमी सांसद होता है, विधायक होता है। देखिए सब लोग नहीं होते कि विधायक भी रह लिए, सांसद भी रह लिए, एमएलसी भी रह लिए। 99% लोग एक ही बार सांसद विधायक अपना। आप फर्ज कीजिए आप सांसद होते हैं एक बार 5 साल के लिए, उसमें आपको तनख्वाह मिलती है लाख रुपए महीने, और उसके बाद 5 साल बाद आप जमीन पे आ गए, अब आप करिए अपनी राजनीति। एक सरकारी नौकर मिनिमम 32 से 35 साल नौकरी में रहता है, दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है। वो आदमी एक बार अपना पैसा लगा कर अपनी पैसा, कितना पैसा लगता है क्यों लगा के चुनाव में आता है, 5 साल रहता है संसद में और 5 साल बाद फिर सड़क पे खड़ा है। उसको उसी 5 साल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। एक सरकारी नौकर 32 से 35 साल नौकरी करता है, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। मतलब 5 साल वाले पेंशन पा जाए तो 32 साल वाले की पेंशन जरूरत नहीं है, ये कहना है, ये कहना है। 5 साल वाले जरूरत है, 32 साल वाला सेवा दे रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसको जरूरत नहीं है। ये तो मतलब भाई मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैंने किसी की जरूरत के बारे में बात ही नहीं की। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देश में क्या संभव हुआ और क्या संभव नहीं हुआ। आप लोग मेरी बात को बार बार मिसकोट कर रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री भैया जरूरत तो मैंने कहा ना, जरूरत तो ये मैं चाहूंगा कि हर आदमी को पास पैसा हो, सबके पास पेंशन हो, सबके पास समृद्धता हो, सब स्वस्थ रहें, सब बढ़िया रहें। पर क्या ये राम राज है? क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? हो रहा था भाई साहब, हो रहा था, सब खुश थे, पूरा देश हो रहा था पहले। क्यों हम लोग जिस टॉपिक पे बैठे उस टॉपिक पे तो जब से देश आजाद हुआ है तब से हम लोग को पुरानी पेंशन मिल रही थी।
5%। 5% की बात सर, बाकी तो 80 करोड़ लोग को मिल ही रहा है चावल दाल राशन सर। बाकी 95% के लिए गेहूं आप जानवरों का लाते थे, बाकी 95% को आप सड़क नहीं दे पाते थे, बाकी 95% को आप बिजली नहीं दे पाते थे, बाकी 95% को आप फोन नहीं दे पाते थे, बाकी 95% को आप अस्पताल नहीं दे पाते थे, शिक्षा नहीं दे पाते थे। 5% कह रहे हैं, हाँ 5% तो टनाटन थे, बाकी 95% का हाल आज से 40 साल पहले का कुछ राजनेता कितने परसेंट है महोदय? राजनेता कितने परसेंट है? वो 1% भी नहीं है, उनके लिए सारा टनाटन 1% भी नहीं है वो। सब बताइए सर। सब मैं अपनी बात कह चुका। पहले अपनी बात हर तरह से कह दी। अनुपम सर, आप 1% की बात कर रहे हैं, 95 की कर रहे हैं, 5 वालों से क्यों नहीं? सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान है तब तो अच्छी बात है। सिर्फ अगर आपने चले ठीक है, सबके अपने अपने वेंटेज पॉइंट होते हैं, अपने अपने देखने का तरीका होता है, सभा में क्या कर सकते हैं। जी अशोक जी पूरी कीजिए। मैं अनुपम सर से ये कह रहा हूं कि हम लोग सर, आप 1% वाले को देख रहे हो, 95 को देख रहे हो, 5% से क्या दुश्मनी है? और सर हम लोग कोई वो बात नहीं कर रहे हैं, हमको जो जन्मजात मिलता आया है पैदा होने से अब तक, वो सिर्फ 5% के लिए तो आप नहीं सोच सकते, सबके लिए सोचना नहीं। तो हम आप भैया 80% को सभा ये जो जिन सांसदों और विधायकों की बात कर रहे हैं वो 1% भी नहीं है, वो आधे प्रतिशत भी नहीं है, वो 1/4%, वो तो बहुत ही कम है। 150 करोड़ लोगों में वो तो बहुत ही कम लोग हैं। बात ये हुई कि उनको पेंशन क्यों मिलेगी, तो वो मैंने बताया कि लोग अपने पैसे से 5 साल के चुनाव लड़के 5 साल के अपना पैसा खर्च करके संसद में जाते हैं और उसके बाद वापस सड़क पे खड़े हो जाते हैं। सर पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब हैं, 6.25 लाख पेंशन देते हैं, 6.25 लाख रुपए। बादल साहब भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, 6.25 लाख। राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख है। अशोक जी मैंने सुना नहीं, इनकी आवाज नहीं है। अशोक जी आप बात पूरी कीजिए, अपनी समय की कमी है। विजय बंधु जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के वेतन से ज्यादा पेंशन बादल साहब पाते थे। 6 लाख रुपए उनकी पेंशन थी मंथली, बढ़ते बढ़ते। तो ऐसा नहीं कि सबको मिलना चाहिए। तो हम लोग जो पेंशन की बात कर रहे हैं साहब, केवल इंडिया में थोड़ी ना, पूरे देश में पुरानी पेंशन कई देश में मिलती है और सब जगह मिल रही है। और अशोक जी अब एक सवाल का जवाब मुझे सिर्फ दे दीजिए जी। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, देश के सारे राजनीतिक दल इसमें पदार्पण कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, स्टालिन सब लड़ रहे हैं। हमको सिर्फ इतना बता दें कि एक भी दल का नाम बता दें जिसने कहा है कि साहब हम सरकार में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। एक दल। अरे हमारे सामने राहुल गांधी जी ने बोला, अब यहाँ पे अखिलेश जारी किया। मैनिफेस्टो नहीं, हम बोलने की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही, बोलने की नहीं, मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बाहर रखा। मैं बता रहा हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। नहीं है, नहीं है, लिखित में नहीं है, लिखित बता रहा हूँ, लिखित बता रहा हूँ सर, पढ़ लीजिएगा। अभी भी मैनिफेस्टो है। सबसे पहले इस देश में कभी भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने पुरानी पेंशन खिलाफत नहीं किया। उनके मैनिफेस्टो में साफ साफ, हर मैनिफेस्टो में कम्युनिस्ट पार्टियों के लिखा हुआ। पहला बात, एक बार सुन लीजिए सर, तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के राजनीति में लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ 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 लिखा हुआ है। लिखा हुआ की बात मैं कर रहा हूँ। मेरी बात सुना बहुत ध्यान से विजय भाई, मैं अपने तथ्यों पे स्ट्रांग हूँ। विधानसभा में सबने वादा किया, लोकसभा में किसी ने वादा नहीं किया। अरे सर, लोकसभा में किसी, और रही बात वामपंथियों की, पूरा देश हार चुके हैं। एक केरल में चिपके हुए हैं, उनको मालूम है उन्हें सत्ता में आना नहीं है, कुछ भी वादा कर दो, ना नौमन खेल होगा ना राधा नाचेगी। मिश्रा जी मैं बता रहा हूँ, आपने लिखने की बात की, मैं लिखने की बात की, आपने हार जीत पे आ गए। अब चलो, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र लिखा, मैं आपको कह रहा हूं किसी ने वादा नहीं किया, नॉट इवन
समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में, लोकसभा घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तेजस्वी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ, अगर आपके पास ना हो तो हम भेज दूं, वैसे मैं जानता हूं कि आपका जरूर होगा, लिखा हुआ है, लोकसभा में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैं आपको अधिकार बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, ना हो तो मैं भेज दूं, वैसे मैं जानता हूं आपका जरूर होगा, क्योंकि आप और सीनियर। अरे गूगल पे सब रखा है साहब, लिखा हुआ, लिखा हुआ, गूगल पे सब है जी। भैया मुझे इनका घोषणा पत्र तो नहीं मिला, पर मैंने अखिलेश यादव को पूरे चुनाव में इसका जिक्र ही करते नहीं देखा। अरे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। मैंने सपा का घोषणा पत्र नहीं देखा। मैं ये जानता हूँ कि, सुनिए मेरी बात, इंडी गठबंधन का जब जो कांग्रेस से बाकायदा सवाल किया गया था, जयराम रमेश ने जवाब दिया था कि घोषणा पत्र नहीं हमारे दिल में है। उन्होंने कहा था हमारे दिल में, हमारे दिमाग में है। हाँ, तो वो तो, और उसके बाद ये पूरा चुनाव बीत गया, 7वां चरण आ गया, और इस 7वें चरण के आने तक एक भी नेता ने ना इसको मुद्दा बनाया, ना इस पे बात की, और यही वो कारण है जिसकी वजह से सभा शाहिद आज ये प्रोग्राम कर रही है। अब मैं बता रहा हूँ सर, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं ज्यादा जानकार आपसे नहीं हूँ, मैं छोटा जानकार हूँ, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, मैं आपको लिखित में भेज देता हूँ, जो तथ्य है वो तथ्य ना नकारिए सर ना। क्यों अब समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र निकाल, उसको क्यों आप नकार रहे हैं? अब आपने कहा बोला नहीं, मैं बोलने के भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, दोनों भेज देता हूँ। कब भैया सुनो ना विजय भाई, ये प्रोग्राम 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आप किसको क्या भेजेंगे, कौन देखेगा? अभी आप 1 मिनट ये सुने मेरी बात, सुने, 1 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आज ये प्रोग्राम सभा ने किया इसीलिए है, इस प्रोग्राम का मौजू यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लोकसभा 2024 चुनाव की बहस से गायब है। यही इसका टॉपिक है, यही इसका मौजू है। ये इनका टॉपिक है, लेकिन तथ्य से क्यों भाग रहे हैं सर? अभी आपने कहा कोई लिखा ही नहीं, अब हम कहें भेज दे तो आप करें, कोई मतलब नहीं है, तथ्य से क्यों भाग रहे हैं? आपने कहा मैं वीडियो भेज दूंगा, आपने कहा अखिलेश यादव ने कभी इसका इशू नहीं बनाया। ओल्ड बार बोला है, वो अग्निवीर की बात करते हैं। मैं भेज दूं। किसको भेज दोगे विजय भाई? प्रोग्राम तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप इस प्रोग्राम में कोई भी दावा कर दो, आप इस प्रोग्राम में कोई भी दावा कर दो, और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि तथ्य को दर्शक से नकार दीजिए, इसका मतलब यही बात कह रहे हैं ना कि आप कोई भी तथ्य बोल दो, उसको साबित करने के लिए आपके पास क्या, आप सभा को भेज दो, सभा दिखाएं, इसको भेजो, सभा को दिखाए वीडियो, मैं भेज दूं, भेजो सभा को, भेजो वीडियो दिखाएं, वो अभी दिखाएं, और अभी मैं भेज देता हूँ। अभी आप सभा को दिखा रहे दीजिए, मैं अभी दे रहा हूँ सर, अभी दे रहा हूँ। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद लोकसभा चुनाव में अब तक नहीं हुई है ढंग से, गंभीरता से इस मुद्दे को लिया ही नहीं गया है। अब 6ठे चरण तक का चुनाव हो गया है, लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। 1 जून को इसके लिए मतदान होना है, लेकिन इस चुनावी शोर के बीच प्रचार हो रहा है, रैलियां हो रही है, धुआंधार प्रचार चल रहा है, लेकिन जो अहम मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपी में अब तक इसका जिक्र नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।